जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि कोई नाला, कोई नदी जो खुश्क हो, वहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये उस दरिया या उस नाले के अंडे, और कभी ना कभी वो दरिया या नाला अपने अंडों के लिए वापस आ जाता है। ये कभी नहीं हुआ कि कोई गुज़रगाह हो वो हमेशा खुश्क रही हो। चुनाचे इंशाअल्लाह ये थमेगा सारा कुछ और आपका कारवां रवाना हो जाएगा। लेकिन अब आप एक दास्तान तो सुनेंगे ना मुझसे, क्योंकि मुझे इसी काम के पैसे मिलते हैं यहाँ पे जो है कारवां सराय। मुझे हायर किया हुआ है कि जो मुसाफिर आएँ उनको ये बूढ़ा दास्तान जो है दास्तानें सुनाए। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ, 1954 की बात है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली ट्रैकिंग या माउंटेनरिंग एक्सपीडिशन गई नॉर्थ को, और पाकिस्तान को बने हुए भी 5-7 साल ही हुए थे, और उसमें मैं शामिल हो गया। मतलब मुझे नहीं पता था जा कहाँ रहे। मालूम हुआ कि किशन गंगा एक्सपीडिशन उसका नाम है। और किशन गंगा, माइंड यू, आपके लिए बड़ा स्ट्रेंज होगा, लेकिन नीलम का नाम किशन गंगा होता था। फिर हमने बाद में उसको ज़रूरी समझा कि उसके मुसलमान कर लिया जाए। तो दास्तान बड़ी दिलचस्प है कि कोई देव आया, उसने पूरी वादी का पानी अपने मटके में डाल लिया, चला गया, और जहाँ देव हो वहाँ देवता भी होते हैं। तो कोई देवता आए तो उन्होंने, लोगों ने फरियाद की कि जी सारा पानी लेके वो जा रहा अपनी गगरी उठाए हुए। तो उन्होंने, देवता ने एक तीर चलाया जिसके 2 रुख से, 2 मुँह तीर जिसको कहते हैं, वो उसकी जो है वो मटका उसमें लगा। वहाँ से 2 सुराख हुए, एक में से दरियाए किशन निकला, दूसरे में से दरियाए गंगा निकला, और वो मिलकर किशन गंगा में बदल गए। तो बार मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। तो हमने जाना था रत्ती गली पीक सर करने, और हमें एब्सोल्युटली कोई इल्म नहीं था वहाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था ट्रैकिंग वगैरह का। तो बार जिस रोज़ हमने जाना था उससे एक दिन पहले हमने कैंप किया। एक छोटे सा हट था, ह्यूज ग्लेशियर, और इट वाज फ्रीजिंग। रात हमने वहाँ गुजारी। सुबह सवेरे हम आइसैक्स वगैरह हमारे पास थे, हम समिट की तरफ रवाना हुए। 1-2 घंटे में हम टॉप पे पहुँच गए। मुझे क्लियरली याद है कि टॉप पे धुंध थी, और बर्फ़ इतनी थी कि हमारे आइसैक्स आधे उसमें खुप जाते थे। तो वहाँ पे तस्वीरें वगैरह उतरवाईं। 2-4 मिनट हम ठहरे, क्योंकि सर्दी शदीद थी, और हमारी मौजूदगी में बर्फ़बारी भी शुरू हो गई, यानी जुलाई अगस्त हो गई। दूसरी तरफ उतरे कश्मीर था, वो सरसब्ज़ शादाब। बहुत मुद्दत बाद, मे भी 50-60 साल बाद, मुझे ख्याल आया कि मुझे उस ट्रैक पे दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि जिन जगहों पे आप हो आते हैं और जिन जगहों से आप मोहब्बत कर बैठते हैं, और जो जगहें आपसे मोहब्बत कर बैठती हैं वो आपको बुलाती रहती हैं। तो मुझे भी बुलावा आया। तो इस दफ़ा मैं झील दूधीपत और सिराल दर्रा क्रॉस करके उस तरफ से आया रत्ती गली। इस दफ़ा नेचुरली आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं उस चोटी पे कदम रखूँगा जहाँ अब जैसे टीनेजर जब मैं आया था। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो लेट्स सी कि उसका हाल अहवाल क्या है। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ तो वहाँ धूप थी तेज़, और बेर चट्टानें थी, और इतनी सी भी बर्फ़ नहीं थी कहीं आसपास, और गर्मी थी। और नीचे जो ह्यूज ग्लेशियर था वो सिकड़ के एक मकौड़ा सा बन चुका था। इट वॉज़न्ट अ ग्लेशियर एट ऑल। तो ये चीज़ जो हुई है, इसको क्लाइमेट चेंज ही कहा जा सकता है ना, कि आबोहवा की तब्दीली हुई। और देखें कि इतनी बुलंद चोटियाँ जहाँ सारा साल बर्फ़ रहती थी, वहाँ पे ख़त्म हो गई। स्नो लेक से 1-2 लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी वहाँ भी दरारें पड़ रही हैं, यानी ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। चुनांचे ये जो मौसमी तग़य्युरात हैं, ये जो आबोहवा में तब्दीली आ रही है, इसके लिए हमने ज़हमत दी है राफ़े आलम साहब को,
और राफ़ी आलम साहब अजीब व गरीब ही चीज़ है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ सकी इनकी। इनके बारे में मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, इनके बयानात भी सुने, और लेकिन इन्होंने कहा, आपने इनका ही कहना है कि मैं कॉरपोरेट लायर था और मेरा काम था जो ऑलरेडी रिच है उनको मज़ीद रिच बनाना। तो समझदार आदमी का दिमाग किसी को घूम सकता है। तो ये माहौलियाती लायर हो गए। अब जो पहले इनके पास रिचनेस थी वो भी कम हो गई, लेकिन ये इनका अपना डिसीजन था। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कितना ल्यूक्रेटिव बिजनेस आपने वो छोड़ के तो इस घाटे के सौदे में आए, और मतलब क्यों आए? सबसे पहले तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम, और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कोई 8-10 साल कॉरपोरेट काम किया था। हाँ। और अब मैं माहौलियाती वकील हूँ, मगर दूसरे भी काम करने आते हैं। लेकिन मैं पहुँचा इधर किस तरह? एक्चुअली 2005-06 में आपको याद होगा लाहौर का जो कनाल है, कनाल सड़क, उसको चौड़ा करने का मंसूबा पेश किया गया था। और चंद लोग नैयर अली दादा के, ये उनकी गैलरी होती थी लाहौर में जेल रोड पे, नैरंग गैलरी, वहाँ मिले और हमने कहा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता, लाहौर को बचाना है, दरख्त को बचाना है। तो लाहौर बचाओ दरख्त बचाओ तहरीक निकली, और मैं उस महफिल में मेरे ख्याल वाहिद वकील था। तो मुझे काम दे दिया गया था कि आप जाके कोई कानूनी शिक इस पे कोई निकालें रोकने के लिए। तो वहाँ मुझे ये माहौलियाती कानून मिला पहली दफ़े 2005-06 में, जिसमें आपको ये इस तरह के काम करने के लिए माहौलियाती महकमे से NOC लेनी पड़ती, और इन्होंने NOC नहीं ली थी। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। हम अदालत गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाँ, कनाल की सड़क 1 लेन चौड़ी हो गई, मगर उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत पंजाब असम्बली ने कानून साजी किए, और ठोकर से जल्लो तक जो ग्रीन बेल्ट है कनाल का, वो अब हेरिटेज पार्क है। पाकिस्तान में वाहिद हेरिटेज पार्क जो कि कानून साजी से बना है, उस पर अब एक पत्ता नहीं आप छेड़ सकते। 4-5 NOC। ये तो आप कहते हैं ना एक पत्ता नहीं छेड़ते, अगलों ने तो कॉलोनीज बना ली। बिल्कुल, लेकिन वो कनाल के ग्रीन बेल्ट पे नहीं बनी। कनाल के ग्रीन बेल्ट पे नहीं बनी, उन पे कोशिशें हुई हैं, वो कॉलोनीज पे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ से माहौलियाती कानून मुझे मिल गया। मैं तो अब लोगों से कहता हूँ कि उस वक्त बैंकिंग के वकील आपको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, टैक्स के भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो वो लाइन काफ़ी लंबी होती है सीनियर बनने के लिए। तो माहौलियाती कानून के पीछे वकील बहुत कम थे, लाइन छोटी नज़र आ रही थी। मैं क्या, मैं इस लाइन में, आपका तो पैशन भी तो होगा ना? पैशन भी था बेसिकली सर, ये मुख्तलिफ और चीज़ें थी। और लाहौर की तारीख़ इसके अंदर शामिल था, जो माहौलियाती असासे, उनका प्यार, ये सारी चीज़ें शामिल थी। और मैंने कहा मैं फिर इन लोगों को अमीर क्यों बना रहा हूँ? अच्छा राफी साहब, हमें अमीर बना दें, हमारा शहर बचा लें। लेकिन मसला ये है कि भाई ये जो, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, एज यू हैव सेड, कि वो जो कार्बन का अखराज होता है वो हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने तो हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहे। को फैक्ट्रियाँ ऐसा जब हमने नहीं बनाई, बाहर से पैसे आ जाते थे, मौज करते थे, तो हमें क्या ज़रूरत थी फैक्ट्रियाँ बनाने की? जी बिल्कुल। तो वो लोगों ने बनाई, जो यूरोप ने, अमेरिका ने, चाइना ने, जापान ने। तो असल में तो वो कल्प्रिट्स है। बिल्कुल। तो इसका खुमियाजा हमें क्यों भुगतना पड़ा? देखिए जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मौसमी तब्दीली का इस वक्त हाल है, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं, जो कि दूसरी बड़ी जंग के बाद बने थे, पोस्ट कॉलोनियल मुल्क जो हैं, इनका मौसमी तब्दीली में हाथ बहुत छोटा है। तारीख़ी तौर पे वो बड़े बड़े ममालिक हैं, सनती क़ुव्वतें हैं, जिन्होंने अपना ये ग्रीन हाउस गैस पैदा करके ये मौसमी तब्दीली का मसला खड़ा किया। अब हमारे यहाँ चूँकि हमें मौसमी तब्दीली का पिछले 15 सालों से पता है, हमारा फ़र्ज़ बनता था हुक्मरानों का कि कानून साजी करके या पॉलिसी करके कोई मौसमी तब्दीली की तैयारी तो करें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कि अब जैसे हम देख रहे हैं पंजाब में जो सैलाब आया है, जो लाहौर में बर्बादी हुई है, वो इसलिए हुई है चूँकि लोगों ने हाउसिंग स्कीमें दरिया के किनारे बनाई हैं, ठीक है, जो उनको नहीं बनानी चाहिए थी। इसमें गवर्नेंस की बात आ जाती है। स्वात के अंदर जो फ्लड आया 2010 में आया था, 2022 में आया था, इस साल आया। स्वात का एक ही होटल है, वो दोबारा बनता है, दोबारा स्वात रिवर के अंदर गिर जाता है। तो वो भी मैं समझता हूँ ये नाकाम हुक्मरानी की वजह से। तो हमारे मौसमी तब्दीली के मसले जो हैं वो आप बिल्कुल तारीखी तौर पे बड़े ममालिक की जिम्मेदारी है, लेकिन आजकल जो चीज़ें हो रही है उसमें आधा जो हाथ है ना, वो पोर गवर्नेंस का भी है।